नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 55 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी दैट एम्बर रब्ड विद वुल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए सबसे पहली बार जो डिस्कवरी करी है वो किस चीज़ की डिस्कवरी बारे में बात हो रही है। तो एम्बर एम्बर एक मटेरियल होता है, इसको रब किया जाता है जब वुल या सिल्क से, जब इसको रब किया जाता है इसके कपड़े से, तो क्या होता है ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को क्या करने लग जाता है, अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो ये जो डिस्कवरी करी है किसने करी है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये थेल्स ने करी है, मिलिटस के थेल्स ने करी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चे बेंजामिन फ्रैंकलिन सोचेंगे, जो कि गलत है, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द टर्म इलेक्ट्रिसिटी इज डिराइव फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड। अब आपको बताना है जो टर्म इलेक्ट्रिसिटी है ये किस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन से डिराइव किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन टू ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। अब देखिए दो ग्लास रॉड्स हैं और दोनों को किससे रब किया गया है, सिल्क क्लॉथ से रब किया गया है। अब देखिए जब सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, और क्योंकि दोनों ग्लास रॉड थे तो दोनों ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, सेम चार्ज आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस पे पॉजिटिव आया तो इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब जब दोनों ग्लास रॉड को आप पास पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो वही पूछा गया क्या होने वाला है, तो दे विल रिपेल ईच अदर। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डज अ ग्लास रॉड एक्वायर व्हेन रब्ड विद सिल्क। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस यहाँ पर एक चार्ज पूछ लिया गया है कि ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा जब उसको सिल्क से रब किया जाएगा। ठीक है, तो उस पे जो चार्ज आ जाएगा वो कौन सा होगा, इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप आपको पता होगा एक ऐसा डिवाइस होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे चार्ज को क्या किया जाता है, मेजर नहीं किया जाता है, चार्ज को डिटेक्ट किया जाता है कि चार्ज बॉडी है या नहीं है। बॉडी चार्ज होगी तो जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, रिपेल होकर दूर दूर भागने लग जाती हैं। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा इसमें क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर वायर नहीं यूज करेंगे, फॉयल यूज होती है किसकी, एल्युमिनियम की। मेनली क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर सेंसिटिव चाहिए तो गोल्ड की फॉयल यूज करी जाती है, लेकिन एल्युमिनियम फॉयल भी यूज करी जा सकती है सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑब्जर्व्ड व्हेन प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, प्लास्टिक रॉड है और उसको किससे रब किया गया है, फर से रब किया गया है। इज ब्रॉट नियर टू पिच बॉल्स हैव बीन टच्ड बाय द सेम प्लास्टिक रॉड। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर भी रिपल्शन होगा, क्योंकि देखिए सेम चीजें हैं। जब दो सेम चीजों को रब किया जाएगा और भी सेम मटेरियल से रब किया जाएगा तो दोनों पे जो चार्जेस आएंगे वो सेम आएंगे। और सेम चार्जेस अगर बॉडी में आ रहे हैं और दोनों बॉडीज को पास लेके आएंगे तो क्या होंगे, अपने आप में रिपेल हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। विच साइंटिस्ट नेम द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो आपको बताना है कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज का नाम पॉजिटिव या निगेटिव बताया, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द अर्थ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी है और उसको अर्थ के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होने वाला है, तो जो एक्सेस चार्ज होगा बॉडी का वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अर्थ जो होता है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या कर सकता है, सोख सकता है। अगले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है, प्लास्टिक जो है ये इंसुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज रॉड इंड्यूसेस अ चार्ज ऑन नियर बाय न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के क्या होता है कि एक बॉडी है तो दूसरी बॉडी में उससे चार्ज आ जाएगा इंडक्शन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पास लाने से ये चीज हो जाती है। ठीक है, नियर बाय न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अगर पास लेके आते हैं किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के, तो उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे अपोजिट चार्ज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव था तो इस पे कौन सा डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो बाय इंडक्शन। अगले पे आते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट हैपेंस टू द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन लाइट ऑब्जेक्ट्स व्हेन इन्फ्लुएंस्ड बाय अ चार्ज रॉड। देखिए आपसे मेनली पूछा गया है कि जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो सेंटर्स होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के, अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट्स है तो वो उस पर किस तरीके का इन्फ्लुएंस होता है एक चार्ज रॉड से, तो ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इफ द साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, चार्ज बॉडीज है उनका जो साइज है बहुत ही छोटा है। ठीक है,
कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से बहुत साइज उसका छोटा है। जैसे मान लीजिए ये पहला पार्टिकल हो गया चार्ज का, ये दूसरा पार्टिकल हो गया चार्ज का। अब आप देख सकते हैं इनका साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। तो इन चार्ज पार्टिकल्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तो इनको पॉइंट चार्जेस मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर चार्जेस ऐड अप लाइक रियल नंबर्स। तो देखिए चार्ज जो होते हैं जब रियल नंबर्स की तरह ऐड हो जाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधे अगर मान लीजिए +1 कूलम का चार्ज है, -2 कूलम का चार्ज है, +3 कूलम का चार्ज है, तो आपसे अगर पूछा जाए टोटल चार्ज कितना होगा, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, -2 2 कूलम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी लगती है इसको कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ये क्या बताता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बताता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केवल क्या हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 कह रहा है व्हाट फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन आपको पता होगा, Q बराबर NE एक फॉर्मूला बनता है जहां पर Q जो होता है टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी है, N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उस बॉडी पे, और E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज पूछी गई तो बहुत आसान है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे यूनिट ऑफ चार्ज नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा फंडामेंटल यूनिट चार्ज का होता है जिससे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्क्राइब किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन से डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया है रॉबर्ट मिलिकन ने। तो इसमें अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 17th देखेंगे। 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन इंटरनेशनल सिस्टम, देखिए SI यूनिट में पूछा गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज कॉल्ड। चार्ज यूनिट क्या कहलाती है, तो कूलम कहलाती है, बहुत आसान है। करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। और रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। तो बहुत बेसिक से सवाल हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E और इन 1 कूलम। देखिए 1 कूलम में आपसे पूछा गया है, ठीक है, टोटल चार्ज कितना होता है ये आपसे इस मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में अगर देखा जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। मेनली आपसे पूछा आ रहा था कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, हालांकि निगेटिव साइन के साथ होगा, क्योंकि निगेटिव का मतलब क्या होता है, केवल जैसे इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग केवल क्या बताएंगे, पॉजिटिव ही बताएंगे, उसमें नेगेटिव बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो लिखा है 10⁻⁻19 ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब देखिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको बताना है कि देखिए छोटे उस पे अगर आप देखेंगे तो Q = NE होता है, लेकिन जो हम लोग बड़े उस पे बात करते हैं, बड़ी चीज़ों पर बात करते हैं, तो आपको बताना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। तो देखिए इसमें कोई प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं है और इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर होता तब उसको कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस होती, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस खास कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20th पे आते हैं। 20th क्वेश्चन कह रहा है विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन व्हाई मेनी स्मॉल चार्जेस टेकन टुगेदर अपीयर एज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए जब बहुत छोटे छोटे चार्जेस को एक साथ में ले लेते हैं, स्मॉल चार्जेस को एक साथ में ले लेते हैं, तो उसको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, अपीयर करता है वो। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 21st है। What phenomena occurs when a light object is not a conductor but is still pulled towards a charged rod। देखिए एक लाइट ऑब्जेक्ट है जो कंडक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी वो किधर पुल हो रहा है, चार्ज रॉड की तरफ पुल हो रहा है। क्यों, क्योंकि चार्ज रॉड क्या करता है, इंड्यूस कर देता है, उसमें एक चार्ज इंड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर रॉड पॉजिटिव था तो ये जो दूसरी रॉड होगी जो कि अनचार्ज थी उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब दोनों क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये इंडक्शन के थ्रू होता है, प्रोसेस अभी हमने आपको बताया भी था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, विच व्हेन टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर सेपरेटेड स्लाइटली इन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, दो तरीके के चार्जेस हैं और इनको थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखा गया है। विच फोर्स प्रीडोमिनेट्स कॉजिंग द ऑब्जेक्ट्स टू पुल टुवर्ड्स दी चार्ज रॉड। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चार्ज रॉड की तरफ किस वजह से आएंगे ये पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही आएंगे, यही डोमिनेट करेगा इसमें। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम हाउ दे आर ट्रीटेड। अभी आपको बताया था पॉइंट चार्जेस की तरह इसको ट्रीट करेंगे। 23 क्वेश्चन में बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो भी आप इसमें ये चीज बता सकते हैं। ठीक है। 24 क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर मेनली पूछा गया है कि जब ऐड करते हैं हम लोग चार्जेस को एल्जेब्रिकली, ठीक है, तो स्केलर की तरह, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी तरीके का ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर कुछ चार्जेस दिए गए +1 +2 -3 +4 -5। आपसे टोटल चार्ज पूछा गया है, तो देखिए +1 +2 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 और -3 कट जाएगा, 0 हो गया। यहाँ +4 है, यहाँ -5 है, तो -1 टोटल चार्ज बचेगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, 26 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, ये मेनली क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही बताता है। तो 26 में जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अभी हालांकि ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग ने देखा था। व्हाट इज द टर्म फॉर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखिए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के लिए आपको टर्म पूछा गया, टर्म क्या होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के लिए, तो ये कूलम्ब होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होती है। तो ए ऑप्शन सही है। मतलब जो क्वेश्चन बताए थे उसी तरीके के ही और भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। विच एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सजेस्टेड दी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए मिलिकन ने बताया तो था, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कौन सा प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है। तो आपको दिया होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें दी होंगी, और उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब दिया हो वही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 29 पे आते हैं। 29 क्वेश्चन में कहा गया व्हाट हैपेंस टू द चार्ज ऑन बॉडी व्हेन इट गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अगर कोई बॉडी है और वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है कोई बॉडी तो उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और प्रोटॉन कम हो जाते हैं, तो एक ऐसी चार्ज हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो पॉजिटिव हो जाएगी व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव हो जाएगी व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। व्हाई डज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैव नो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखिए अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या उसका असर पड़ता है, मतलब किस तरीके का इफेक्ट होता है, तो उसमें देखा था कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं पड़ता। अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है क्यों नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चार्जेस जो होते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वो कैसे हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं ड्यू टू देयर लार्ज मैग्नीट्यूड। क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा आता है तो चार्ज कैसे दिखाई पड़ते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन का कोई ऐसा मतलब नहीं रह जाता। 31 क्वेश्चन कह रहा है कूलम्स लॉ स्टेट दैट फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज। अब देखिए कूलम लॉ क्या कहता है, कूलम लॉ कहता है कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ये Q1 हो गया, ये वाला चार्ज Q2 हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई D। ठीक है, तो D² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये है कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इसमें सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये किसके किसके सेंटर डिस्टेंस होती है, याद रखिएगा। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। अब देखिए 32 में आपसे सीधे सीधे क्या बोल दिया गया है, फॉर्मूला पूछ लिया गया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है वो अभी, अब कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पूछा गया तो आपको बताया था F = K Q1 Q2 अपॉन R²। K क्या होता है, K होता है कांस्टेंट। ठीक है, K कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए।
अगले पे आते हैं इन कूलम्स लॉ। अब देखिए भाई पूछ ही लिया गया है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के है वैक्यूम में उसकी वैल्यू क्या होगी। याद रखिएगा वैक्यूम में वैल्यू पूछी गई है, वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कभी कभी आपसे यूनिट भी पूछ ली जाती है कि यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, इफ टू चार्जेस आर डबल्ड। अब देखिए दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस को डबल कर दिया गया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, देन द फोर्सेस बिटवीन देम बिकम्स। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर होता है। अब क्या कहा गया, इफ टू चार्जेस आर डबल्ड, तो नया जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं। तो इस पे क्या कर दीजिए 2Q कर दीजिए, और यहाँ पर भी क्या कर दीजिए 2Q कर दीजिए, क्योंकि दोनों को डबल किया गया और डिस्टेंस को क्या किया गया, हाफ किया गया है। तो जो d था वो क्या बन जाएगा, d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 और 2 4 हो गया, तो 4 एक न्यूमरेटर में आया, और ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 4 मतलब 16 हो जाएगा। तो कितने टाइम्स हो गया फोर्स, 16 टाइम्स हो गया। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 34 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे करके आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज रिपल्सिव। देखिए रिपल्सिव फोर्स कब होगा, जब दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो या तो जब दोनों चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, तभी फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। अगर अपोजिट चार्जेस होते तो फोर्स कैसा होता, अट्रैक्टिव होता, सिंपल सी बात है। तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो, इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बताया भी हमने आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। 37 पे आते हैं, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज इज द वेक्टर सम। देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए चार्ज है, ठीक है, इस पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 ऐसे लग रहा है, F2 ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए जो नेट फोर्स होगा वो किधर लगेगा, तो नेट फोर्स इधर क्यों लग जाएगा। कौन सा सम किया हम लोग ने, वेक्टर सम किया, ठीक है, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जिसने भी वेक्टर फिजिक्स आसानी से पढ़ी होगी क्लास 11 में, उसके लिए क्वेश्चंस करना आसान होता है, चाहे इसके क्वेश्चन हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन हो, ठीक है। दोनों के दोनों जो क्वेश्चन होते हैं सेम तरीके से ही होते हैं, से केवल आप वेक्टर फॉर्मूला यूज करिए, वेक्टर मेथड यूज करिए, डायरेक्शन सीख जाइए कैसे निकालते हो, आसानी से हो जाता है, कोई झंझट का काम नहीं होता, ठीक है। तो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, ठीक है। क्लास 11 में भी है, हालांकि वेक्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहां पे भी है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है, कूलम्स लॉ अप्लाई टू। अब देखिए कूलम्स का जो लॉ है, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो लॉ था ये किस पे अप्लाई होता है, तो ये केवल पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए आपसे पूछा गया जो लेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो लेंथ होती है वो कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करी जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होता है वही आपका लेंथ रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। अगले पे आते हैं, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज विद डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अब देखिए सिंपल सा बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो 1/4πε0 होता है इंटू Q/r² होता है, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, आर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, व्हाट डज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट। अब देखिए कोई भी जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है, डेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, और जहां पर कम डेंस होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। अगले पे आते हैं, 42nd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज इट मीन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर। वही देखिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर हो बहुत ज्यादा या एक ही जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, ठीक है, दोनों बात एक ही होती है, अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस जगह पे कैसी है, स्ट्रांग है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर मान लीजिए है, ठीक है, कुछ इस तरीके का सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर मान लीजिए है, तो आपसे पूछा गया इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरीके की होगी, ये आपको बताना है। तो आपको पता है यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे निकल रही होगी, बाहर निकल रही होगी, रेडियली आउटवर्ड्स होगी, ऐसे करके, ठीक है।
अगर मान लीजिए ये निगेटिव चार्ज होता तो अंदर आ रही होती, रेडियली इनवर्ड्स होती है। दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, डायग्राम भी चाहे तो बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो रेडियली आउटवर्ड्स जाएगा इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज इन्वेंशन व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए फैराडे के इन्वेंशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टर्म है उसको क्या कहते हैं, उसको लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, कोई इसके दिक्कत की बात नहीं है। 45th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और किधर जाती है, निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व इसीलिए नहीं होती, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और निगेटिव में चली गई, ठीक है। कभी भी ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगी, इसीलिए कैसा कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व ये नहीं होते। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए क्या होती है, क्लोज्ड कर्व होती है, क्योंकि बाहर तो वो नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है, लेकिन अंदर ये साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती है मैग्नेटिक फील्ड। अगले पे आते हैं। वाई कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किस, जैसे मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पहली हो गई और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस कर रही, तो होगा क्या, जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगी उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो पहला टेंजेंट ये बना, दूसरा टेंजेंट ये बना। इसका मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रही है और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती है। इसी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द फील्ड वुड नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन, ठीक है। तो एक डायरेक्शन नहीं होगी, एक से ज्यादा डायरेक्शन होगी, इसी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी मीट नहीं कर सकती हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। यही सेम फिनोमेना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी होता है। व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ चार्ज फ्री रीजन। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पूछा गया, अगर उसको ऐसी जगह रख दिया गया जहां चार्ज नहीं है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या होने वाला है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कर्व्स होंगे बिना किसी ब्रेक के, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। 48th क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपसे यूनिट पूछी गई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होती है। अब देखिए इसको निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि देखिए फाई का फॉर्मूला आपको पता होगा, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए, ठीक है। इसको क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टफ हो जाएगा। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज होती है, इनटू डी ए है एरिया है, तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, इसकी चार्ज की होती है पर कूलम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक मीटर स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा इसका आंसर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो यहाँ पर लिखा गया है वो भी सही है, ऐसे करके लिखा गया। आपको बता दें कैसे लिखा गया, ये न्यूटन कूलम की पावर -1 मीटर का स्क्वायर। देखिए एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉलिक्यूल्स विद जीरो डाइपोल मोमेंट। आपसे पूछा गया है कौन सी बात सही है, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जीरो डाइपोल मोमेंट है तो उसके लिए कौन सी बात यहाँ पर सही बताई गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सेंटर जो होंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के, ये क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले पे आते हैं। 50th क्वेश्चन में कहा गया व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए कोई ऐसा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और उसमें क्या कर दी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया, तो आपसे पूछा गया क्या होने वाला है, तो वहां पर एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मतलब कौन सा ऐसा है जिसमें पोल होंगे, पोलैरिटी होगी, डाइपोलमेंट होगा, तो ये वाटर होता है, ठीक है। इसमें डाइपोलमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप शेप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का शेप बनता है। ओ यहाँ पे हो गया, एच इधर हो गया, एच इधर हो गया, तो ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो इधर ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट इसमें जरूर बनेगा। 51st क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सब में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका इफेक्ट डाइपोल पे क्या होने वाला है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो क्या क्रिएट करेगी, एक टॉर्क क्रिएट करेगी, लेकिन फोर्स, नेट फोर्स जो होगा डाइपोल पे वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, नो नेट फोर्स ऑन दी डाइपोल। याद रखिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा गया तो टॉर्क तो होगा लेकिन एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए टॉर्क आ रहा था, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है पूछा गया है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये पी जो है डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, क्यू इंटू 2a जो डिस्टेंस होती है मल्टीप्लाइड बाय एक कोई भी चार्ज ले लीजिए, दोनों क्योंकि एक ही जैसे होते हैं, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो p होता है, मल्टीप्लाई करेंगे e से, या ऐसे कह सकते हैं p क्रॉस e। डाइपोल मोमेंट हो गया, मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट किया किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मान लीजिए निकालना है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्लास 10th में भी आप लोग ने पढ़ा होगा, उसी को यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉर्क जो है भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी और वो हमेशा P और E के परपेंडिकुलर होगी, ये याद रखिएगा। अगले पे आते हैं, 54th क्वेश्चन में कहा गया इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखिए हम लोग ने बात करी थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब बात कर रहे हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल होगा उसमें फोर्स भी, नेट फोर्स भी होगा और साथ ही साथ टॉर्क भी होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए ऊपर वाले में अगर देखा जाए टॉर्क, फोर्स क्यों जीरो होगा, तो देखिए एक तरफ मान के चलते हैं, ऐसे मान के चलते हैं, तो इधर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इधर मान लीजिए निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इधर जो फोर्स लगा वो क्या लगा, प्लस क्यू इंटू ई लगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई लगेगा। अब दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसलिए नेट फोर्स उसमें क्या था, जीरो था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो अलग अलग होगा ना दोनों का, क्योंकि चार्जेस अलग अलग होंगे। ठीक है, या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो, चार्जेस तो मान लिया सेम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, इस वजह से ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं आने वाला है, इसलिए नॉन जीरो होगा। तो फोर्स भी नॉन जीरो होगा और टॉर्क भी नॉन जीरो होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। 55th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हेन डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कोई भी डाइपोल है जब उसको अलाइन कर दिया गया है पैरेलल टू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पैरेलल अलाइन कर दिया गया है, तो क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो किधर मूव कर जाएगा, ये हायर फील्ड रीजन की तरफ जो है ये मूव कर जाएगा डाइपोल आपका, तो इसलिए ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। फोर्स की वजह से ही मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, व्हाट हैपेंस टू द टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन इट इज अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए आपसे पूछा गया है जो टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क का क्या होने वाला है, अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया जाए तो टॉर्क का क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन इट इज अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो डाइपोल है, डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मान लीजिए यही है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में, दोनों किसके, ये आपका हो गया P, ये जो है ये आपका क्या हो गया, P हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, डाइपोल स्ट्रेंथ हो गई, और ये अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री हो गया तो टाउ क्या हो जाएगा, P इंटू ई इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आंसर क्या आ गया 0, तो टॉर्क क्या लगेगा 0। अगर मान लीजिए इसी को परपेंडिकुलर रख दिया गया होता, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे फ्लो हो रही थी इस तरीके से, ठीक है, और मान लीजिए जो आपका डाइपोल है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से रख दिया गया होता, तब क्या होता, तब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एंगल बनता 90 डिग्री होता, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती, मैक्सिमम हो जाती है। याद रखिएगा टॉर्क की वैल्यू आपसे मैक्सिमम पूछी जा सकती है, किस एंगल पे होगी, तो 90 डिग्री पे होगी, किस एंगल पे 0 होगी, तो ये आपकी हो जाएगी 0 डिग्री पे। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, इसमें कहा गया अ कॉम्ब रब्ड थ्रू ड्राई एयर अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ पेपर बिकॉज, तो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को क्यों अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि कॉम्ब जो होती है ये क्या करती है, पोलराइज कर देती है पेपर को, इंड्यूसिंग अ डाइपोल मोमेंट, तो एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर देती है, पेपर को पोलराइज कर देती है, इसीलिए ऐसा होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें देख लीजिए क्या कहा गया, द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की आपसे यूनिट पूछी गई है, ठीक है। अब क्योंकि सरफेस चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज होता तो पर वॉल्यूम हो जाता, सरफेस चार्ज है तो क्यू अपॉन एरिया हो जाएगा, और क्यू अपॉन एरिया मतलब क्या हो गया, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज जो था अपॉन एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लीजिए पूछा था तो क्या हो जाता, ये हो जाता क्यू अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। क्यू की यूनिट होती है कूलम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, ये हो जाता यूनिट। लाइन चार्ज डेंसिटी पूछी आती, लाइन चार्ज डेंसिटी अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया थी तब क्या होता, तब चार्ज रखते अपॉन लेंथ रख देते, चार्ज मतलब कूलम, लेंथ मतलब मीटर, तो ये यूनिट बन जाती। तो क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा गया है तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने 58 क्वेश्चंस को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा और कई सारे एमसीक्यूज हैं जिसकी पहले से ही वीडियो बना दी गई है, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।